हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जी हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा और साहित्य, जिसमें आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हिंदी भाषा उद्भव और विकास था। दूसरा पार्ट है ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड है राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। या ऐसा भी आ सकता है कि राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की विशेषता बताते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी कहा उन सभी के आंसर मैं अभी बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे फ्रेम करेंगे? तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि संवैधानिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रभाषा क्या होता है? तो राष्ट्रभाषा देश की उस भाषा को कहते हैं जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हो तथा जिससे सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव हो। ये हमारा राष्ट्रभाषा का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आप उदाहरण दे सकते हैं। तो मतलब आप नॉर्मली ये बता सकते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, जिसको देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाता है। अब उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इंग्लैंड की अंग्रेजी है, जर्मनी की जर्मन है, जापान की जापानी है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये जो सारी भाषाएँ हैं वो राष्ट्रभाषाएँ हैं। उसके बाद यह ऐसे देश है जहाँ पर जो इंग्लैंड है, जर्मनी है और जापान है, यहाँ बहुभाषी लोग नहीं रहते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुभाषी लोग नहीं रहते हैं, सभी एक ही भाषा बोलते हैं। तो ऐसे देशों में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो देना बहुत इजी होता है, लेकिन मतलब यहाँ के लोग जो है वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही उनकी भाषा होती है। आप राष्ट्रभाषा कह दीजिए या राजभाषा कह दीजिए। लेकिन अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ पर अनेक भाषाएं अलग अलग हिस्सों में बोली जाती है, और वहाँ राष्ट्रभाषा का दर्जा देना या एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहना कठिन काम है। क्योंकि अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो लोग बाकी भाषाओं को भी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आंदोलन करेंगे, जिससे क्या होगा? देश की स्थिति बिगड़ सकती है। और इसलिए भारत के अंदर सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया गया है, क्योंकि कोई एक राष्ट्रभाषा यहाँ पे मान्य नहीं हो सकता है। अगर हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा मानेंगे तो दूसरे जो दूसरे भाषा के लोग हैं वो क्या करेंगे? तो आंदोलन करेंगे। तो स्वाधीनता से पहले नेताओं ने यह सोचा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? तो आंदोलन होने शुरू हो गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? तो सभी भाषा को क्या रखा? एक समान रखा। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाना चाहते थे। अब विशेषता देखते हैं कि हमारी जो नेता थे वो क्यों बनाना चाहते थे, ऐसी क्या खासियत थी हिंदी भाषा में? तो ये जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। अगर हम देखें तो देश के 40% जो लोग हैं वो इसे पहली भाषा मानते हैं और 30% लोग इसे दूसरी भाषा मानते हैं। किसको? हिंदी को। तो इसलिए हमारे नेताओं ने सोचा कि चलो हिंदी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रभाषा बना देते हैं। लेकिन दंगे होने स्टार्ट हो गए तो उन्होंने सोचा कि नहीं, सभी भाषाओं को समान ही दर्जा देते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि राष्ट्रभाषा की विशेषताएँ क्या है। तो राष्ट्रभाषा समान लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है जिसे देश के अधिकतम लोग बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद राष्ट्रभाषा अनौपचारिक, गैर भाषिक, अनिश्चित होती है। लोग किसी भी वस्तु को अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। मतलब राष्ट्रभाषा में क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को अलग अलग तरीके से उच्चारण उनका कर सकते हैं। देश की आत्मा की जब बात आती है तब राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जब नेशनल लेवल पे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि त्यौहार, तो त्यौहार क्या होता है? ह्यूज लेवल पे प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये राष्ट्रभाषा को परिभाषित करता है। उत्सवों में, इन सब में क्या देखते हैं हम? तो राष्ट्रभाषा की छवि देख सकते हैं। यह धीरे धीरे परिवर्तित होती है। क्या होता है कि जो राष्ट्रभाषा वो धीरे धीरे परिवर्तित होती है, परिवर्तनीय है। यह एक बार में इसे
नहीं बदला जा सकता है। मतलब अगर हम कहें कि अमेंडमेंट करके इसमें कोई चेंजेस ला सकता है तो बहुत टाइम पीरियड लगता है इसमें, और एकदम से इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। इसकी लिपि क्या है, तो राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं राजभाषा पे। तो राजभाषा का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है राजभाषा आखिर। तो स्वाधीनता से पहले राजभाषा का प्रायः रूप नहीं मिलता था, मतलब जब हम गुलाम थे तो राजभाषा का प्रयोग नहीं मिलता है। 1947 के बाद भारत के महान जो नेता थे श्री राजगोपालाचारी, उन्होंने संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किया। यह पद सामने रखे और क्या किया, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में लोगों को क्या किया, तो अंतर समझाने की कोशिश की। इस भाषा में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया, जो श्री राजगोपालाचारी ने क्या कहा था, स्टेट लैंग्वेज। तो इसे अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो राजभाषा हो जाएगा। इस समय पहली बार यह शब्द प्रयुक्त हुआ था, कहाँ पे, संविधान सभा में। संविधान बनते बनते स्टेट लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहना ज़्यादा उचित समझा जाने लगा, और इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद किया गया। और जब हिंदी अनुवाद किया ऑफिशियल लैंग्वेज का तो क्या हो गया, वो तो राजभाषा ही रखा गया। राजभाषा का अर्थ अगर हम देखें तो राजभाषा मतलब राजा, राष्ट्र की भाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब राजभाषा मतलब जो राजकाज की भाषा होती है उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। उसके बाद राजभाषा की कुछ विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट क्या है, राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों, कामकाज, अधिकारियों द्वारा किया जाता है। राजभाषा औपचारिक, परिभाषिक और निश्चित भाषा का रूप होती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी भाषा, राजभाषा जो है वो औपचारिक है, परिभाषिक है, और दूसरा क्या है कि ये निश्चित है। थर्ड क्या है, राजभाषा राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ किसी देश की अन्य भाषा भी हो सकती है। जैसे अगर हम देखें तो अंग्रेजों, ब्रिटिश के समय में भारत की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी, क्योंकि ये ह्यूज लेवल पे बोली जाती थी। और सरकारी कार्य काम हम देखते हैं कि अंग्रेजों को तो हिंदी आती नहीं थी, तो वो राष्ट्रीय जो कामकाज होते थे कार्यालयों में उनमें भी क्या करते थे, अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। तो ये ह्यूज लेवल पे करते थे, तो इसलिए राष्ट्रभाषा भी कभी कभी कह देते हैं। मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन है। और अगर हम इसमें देखें तो बड़े पैमाने पे होता था तो इसलिए राष्ट्रभाषा, और सरकारी कार्य कामकाज में होता था तो इसलिए राजभाषा कह देते हैं। यह परिवर्तित भाषा होती है, मतलब इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। एक ऑर्डर निकाल सकते हैं और भाषा को परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसमें शब्दों का चुनाव भी संभव है, यह शब्द रहेगा या हटेगा। जैसे अमेंडमेंट करते हैं ना, तो अमेंडमेंट में क्या जुड़ेगा क्या हटेगा, तो इसकी भी इसमें पुष्टि की गई है राजभाषा में। उसके बाद भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी सरकारी कार्यकाज की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और लोग इजी वे से हिंदी को समझ पाते हैं, इसलिए भी कहा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मतलब संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, तो भारत के संविधान के पार्ट 5, 6 और 17 में इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें अगर हम पार्ट 17 में देखें तो राजभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम देखें तो अनुच्छेद 321 से लेकर 351 तथा अनुच्छेद 120 से लेकर 210 में हिंदी की स्थिति को बताया गया है। अगर हम अनुच्छेद 121 में देखें तो क्या कहा गया है कि संसद के कार्यों में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में अपनी बात न कह पा रहा हो तो क्या है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के जो प्रधान होते हैं उसे अपनी मातृभाषा में बात कहने की अनुमति दे सकते हैं उन लोगों को जिनको हिंदी नहीं बोलने आती है। अनुच्छेद 210 में कहा गया है कि विधान संसद के कार्यों में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, मतलब हिंदी को भी और अंग्रेजी को भी दोनों को समतुल्य माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 321 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, तो देवनागरी होगी। ये सब आप लिखिएगा क्योंकि अनुच्छेद लिखने से हमारा आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा अनुच्छेद 324 से 324, 351, 347 अधिक महत्वपूर्ण है इन भाषाओं को लेकर। उसके बाद लास्ट हम करते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है, तो वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करे और एक दूसरे की भाषा को
जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, तो संपर्क भाषा का प्रयोग कर उनकी भाषाओं को जान सकते हैं। संपर्क भाषा की विशेषता मतलब आप नॉर्मल शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि वे भाषाएं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जो नहीं जानते हैं एक दूसरे को वो संपर्क स्थापित करते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के अनुसार संपर्क भाषा को क्या कहा गया है, तो संपर्क भाषा को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। वे कहते हैं कि परस्पर अवोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, क्या कहा है उन्होंने कि सुविधाजनक इजी वे से दो व्यक्ति, दो राज्य या कोई राज्य या केंद्र तथा दो देश संपर्क स्थापित करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं, तो उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। डॉक्टर दंगल झाल्टे के अनुसार क्या कहा गया है, तो अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति संपर्क स्थापित करता है या राज्य संपर्क स्थापित करते हैं या राज्य और केंद्र संपर्क स्थापित करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं। उसके बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अगर हम देखें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या कहा गया है, तो संपर्क भाषा को उन्होंने प्रयोग के आधार पर 3 स्तरों में विभाजित किया है। एक तो वह भाषा जो एक राज्य से दूसरे राज्य के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आता है, मतलब 2 राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करता है। दूसरे वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच व्यवहार और संपर्क स्थापित करता है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि तीसरा वह भाषा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र प्रदेश का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से अपने निजी कामों में करते हैं। तो इन्होंने 3 पैमाने पे इसको विभाजित किया, किसको, संपर्क भाषा को। और हम लास्ट में ये देखते हैं कि हमारे इस विशाल देश में जहां अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है और जहां लोगों के रीति रिवाज, खान पान, पहनावे और रहन सहन तक में भिन्नता हो, वहाँ संपर्क भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर तक के लोगों को जोड़ने का और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। मतलब अगर हम देखें तो संपर्क भाषा से हम अपने भावों और विचारों को इजी वे से एक दूसरे से आदान प्रदान उनका कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो फर्स्ट फ्लाइट के नाम से है उस पर मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपलोड अपलोड मैं कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में।